आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता। देखिए जो ये रेडियो एक्टिवता है ये क्लास 12th में जो है ये फिजिक्स में है, और कंपटीशन परीक्षाओं में आप जानते हैं जैसे टीजीटी में जो है ये आपका केमिस्ट्री में है। देखिए रेडियो एक्टिवता रेडियो सक्रियता बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में आते हैं। देखिए है क्या, फ्रांस के वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल थे। उन्होंने किया क्या, एक यौगिक लिया यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। एक यौगिक लिया यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट लिया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। और ये यौगिक यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर उन्होंने क्या किया, दृश्य प्रकाश डाला। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट पर दृश्य प्रकाश डाला और डालने के बाद इस यौगिक को उन्होंने एक काले कागज में लपेट दिया। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट यौगिक को काले कागज में लपेट दिया, और काले कागज में लपेटने के बाद जब इसको काले कागज में लपेट दिया ये एक पैकेट बना दिए, ये पैकेट बन गया। काले कागज में लपेटने के बाद ये पैकेट बन गया, और पैकेट बनने के बाद उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, और एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया। अब इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट पर लेने के बाद उनके बीच एक चांदी का टुकड़ा रख दिया। ध्यान दीजिएगा, हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों को लेने के बाद उस पर दृश्य प्रकाश डाला, और डालने के बाद उसको काले कागज से लपेट दिया। लपेटने के बाद एक पैकेट बना दिया। अब वो पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट लिए, उनके बीच एक चांदी के टुकड़े ले लिए, और देखते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट जो थी, ये फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ गई। जब वो डेवलप किए तो डेवलप करने पर परीक्षण किए तो फोटोग्राफिक प्लेट ये काली पड़ गई, और जब ये फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ गई तब वो सोचे, निष्कर्ष निकाले कि लगता है जो ये यौगिक यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, और वो अदृश्य किरणें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना असर डालती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। तो उन अदृश्य किरणों को हेनरी बेकुरल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बेकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें नाम दे दिया। और ये जो घटना पूरी हो रही है इस घटना को उन्होंने रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता नाम दिया, या एक रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, रेडियो सक्रियता नाम दिया। और जो ये यौगिक था, जो पदार्थ था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, इसको रेडियो एक्टिव पदार्थ नाम दिया। इसके बाद अब आप मेन डिफिनीशन क्या बताओगे। इसमें एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो रेडियो एक्टिवता की ये घटना होती है, उन्होंने प्रेक्षण करके इन सब प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो रेडियो एक्टिवता की घटना हो रही है, रेडियो सक्रियता की घटना हो रही है, एक ये नाभिकीय घटना है, और इसमें अस्थायी नाभिक क्या करता है, रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करके अस्थायी नाभिक में बदलता है। तो यही मेन डिफिनीशन ये बताएंगे आप कि अस्थायी नाभिक रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करके अस्थायी नाभिक में बदलने की घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता नाम कहते हैं। रेडियो एक्टिवता रेडियो धर्मिता क्या है, अस्थायी नाभिक है, और अस्थायी नाभिक रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करके अस्थायी नाभिक में बदलने की घटना को ही रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता कहते हैं।
और इसमें एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है इसमें 3 टाइप का एक क्षय होता है, एक अल्फा क्षय और एक होता है बीटा क्षय और एक होता है गामा क्षय। ये 3 टाइप का क्षय होता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिवता के बारे में आप ये चर्चा कर लीजिएगा कि रेडियो एक्टिवता एक सतत और अनिश्चित घटना है। ये परीक्षा में आया हुआ है, रेडियो एक्टिवता सतत और अनिश्चित घटना है, सतत घटना है, असतत घटना है, सतत और निश्चित घटना है, इस प्रकार से आया हुआ है। तो याद रखिएगा ये सतत और अनिश्चित घटना है रेडियो एक्टिवता। दूसरी बात, पूछा जाता है कंपटीशन परीक्षाओं में, क्या रेडियो एक्टिवता की जो घटना होती है इसमें ताप, दाब और उत्प्रेरक का कोई प्रभाव पड़ता है? तो आप बताएंगे ताप, दाब, उत्प्रेरक का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगली बात, एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, यह केवल अगर निर्भर करता है तो नाभिकों की संख्या पर निर्भर करता है। रेडियो एक्टिवता जो है नाभिकों की संख्या पर निर्भर करता है। एक और भी विशेष बात ध्यान दीजिएगा, यह जो है केवल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर भी निर्भर नहीं करता है। रेडियो एक्टिवता भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, इसके बाद रेडियो एक्टिवता की खोज हो गई। इसके बाद जो है मैडम क्यूरी एक थे और उनके पति पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी। उन लोगों ने क्या किया, एक खनिज पिच ब्लेंड लिया, खनिज पिच ब्लेंड ही भी दिया है, वो खनिज पिच ब्लेंड लिया और उसकी सहायता से उन लोगों ने क्या किया, एक तत्व की खोज किया। और जो तत्व का उन लोगों ने खोज किया वो तत्व यूरेनियम की अपेक्षा 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव था। उसका नाम उन लोगों ने रेडियम रखा और इसी के साथ तब अन्य एक तत्व की खोज हुई जिसका नाम अपनी मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में उन्होंने पोलोनियम रख दिया। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब रेडियो एक्टिवता की खोज हो गई, एक मैडम क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी, उन्होंने खनिज पिचब्लेंडी की सहायता से एक ऐसे तत्व की खोज किया जो यूरेनियम की अपेक्षा 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव था और उस तत्व का नाम रेडियम रखा। और जब रेडियम की खोज हो गई तो उसी समय एक अन्य तत्व की भी खोज हुई जिसका नाम उन लोगों ने अपनी मातृभूमि लोग पोलैंड, क्योंकि मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी दोनों लोग पोलैंड के रहने वाले थे, इन लोगों ने अपनी मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में उस तत्व का नाम पोलोनियम रख दिया। और इसके बाद एक विशेष कर ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 118 तत्व आप पढ़े हैं। परमाणु क्रमांक 83 के आगे जितने भी तत्व हैं, 83 के आगे जितने तत्व हैं सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ये बात विशेष कर ध्यान दीजिएगा। 84 पोलोनियम आया हुआ है, रेडियो एक्टिव तत्व है कि नहीं है, याद रखिएगा 84 पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। 92 यूरेनियम 90 थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है कि नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो परमाणु क्रमांक 83 के आगे जो भी तत्व आपको मिलेंगे वो आपके रेडियो एक्टिव तत्व